प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5 जो कि एडवांस अकाउंटिंग का है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे द्विखाता पद्धति। और द्विखाता पद्धति में हमने अब तक बात की थी कि कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, अंतिम खाते कौन कौन से होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, प्रारूप क्या है, कौन कौन सी मदों को उनमें दिखाया जाता है, उसको हमने विस्तार से देखा। आज हम बात करेंगे कि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन का व्यवहार। यानी कि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत यदि स्थायी संपत्तियों का पुनर्स्थापन किया जाता है, और पुनर्स्थापन का मतलब है कि पुरानी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति जो है स्थापित की जाए, तो उसका किस प्रकार व्यवहार द्विखाता पद्धति के अंतर्गत किया जाएगा, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब किसी स्थायी संपत्ति को पुनर्स्थापित किया जाता है तो सामान्यतः उक्त संपत्ति खाते का जो पुस्तक मूल्य होता है उसको संबंधित वर्ष में आयगत हानि मानकर लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा नई संपत्ति पर किए गए व्यय को संपत्ति खाते में डेबिट कर दिया जाता है। जबकि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया अलग है, भिन्न है। इस पद्धति के अंतर्गत पुनर्स्थापित की गई संपत्ति के खाते को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया जाता है, बल्कि नई संपत्ति पर किए गए व्यय को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला है व्यय का वह भाग जो आयगत व्यय माना जावे, वह अपलिखित कर दिया जावे। दूसरा, बाकी राशि पूंजीगत व्यय माना जावे, वह संपत्ति खाते में उसे डेबिट कर दिया जाए। नई संपत्ति पर किए गए व्यय में से कितने भाग को आयगत व्यय माना जाए, और आयगत व्यय की राशि वह राशि होगी जो उस पुरानी संपत्ति जिसे आज नई संपत्ति में परिवर्तित की जा रही है को आज उसी रूप में, उसी प्रकार की एवं उसी क्षमता की बनाने पर व्यय होती। इसको ज्ञात करने के लिए उस संपत्ति का मूल्य सूचकांकों में परिवर्तन के आधार पर वर्तमान मूल्य मालूम किया जाता है तथा इस वर्तमान मूल्य के बराबर राशि को आयगत व्यय माना जाता है। कुल व्यय में से इस आयगत व्यय को घटाने पर बची हुई राशि पूंजीगत व्यय मानी जाती है। अब यदि पुनर्स्थापित संपत्ति की कार्यक्षमता पुरानी संपत्ति की तुलना में अधिक है, तो फिर ऐसे आधिक्य पर किया गया व्यय पूर्णतः पूंजीगत व्यय होगा। वह मूल संपत्ति की क्षमता के बराबर किया गया व्यय ही पुनर्स्थापित व्यय माना जाएगा। वह इस राशि को आयगत व्यय एवं पूंजीगत व्यय में बांटा जाएगा, दो भागों में बांट दिया जाएगा, आयगत और पूंजीगत में। पुनर्स्थापित की गई संपत्ति का वर्तमान मूल्य सूचकांकों के परिवर्तन के आधार पर ज्ञात किया जाएगा कि जो मूल्य सूचकांकों में जितना परिवर्तन होता है उसके आधार पर इसको निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ एक उदाहरण देखें इसका कि किस प्रकार जो है पुनर्स्थापित की गई संपत्ति का मूल्य निकाला जाएगा। तो एक रेलवे स्टेशन जो वर्ष 2009 में ₹5 लाख की लागत से बनाया गया था, उस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2016 में ₹20 लाख की लागत से पुनर्स्थापित किया गया। अब मान लीजिए वर्ष 2009 के मूल्य सूचकांक 100 हैं तथा ये सूचकांक वर्ष 2016 में 300 हो गए तथा वह सूचकांक अब उक्त रेलवे स्टेशन का उन सूचकांकों के आधार पर वर्तमान मूल्य ज्ञात करेंगे। अर्थात उसे वर्ष 2016 में बनाया जाता तो फिर मूल्य सूचकांकों में वृद्धि के कारण वर्ष 2016 में स्टेशन का निर्माण मूल्य जो आता वो 5 लाख इंटू 300/100, 300 जो वर्ष 2016 का सूचकांक है और 100 जो वर्ष 2009 का सूचकांक है, उससे अनुपात निकाल लेंगे तो इसकी वर्तमान लागत आ जाएगी 15 लाख रुपए। अब रेलवे स्टेशन की नई लागत है 20 लाख रुपए। इसमें से हम जो 15 लाख रुपए आई है उस लागत को घटा देंगे तो
जो कि आयगत व्यय है 15 लाख, इसको घटा देंगे तो शेष राशि जो बचेगी 5 लाख वो पूंजीगत व्यय मानी जाएगी। अब यदि नए रेलवे स्टेशन की क्षमता पुराने रेलवे स्टेशन की क्षमता की 1/1/4 गुना है तो ऐसा माना जाएगा कि अतिरिक्त 1/4 क्षमता के बराबर नई संपत्ति का निर्माण किया गया है। यानी कि यदि पुनर्स्थापन पर उसकी क्षमता बढ़ जाती है तो उसी अनुपात में उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। वह इसे पूर्णतः पूंजीगत व्यय माना जाएगा। शेष पुरानी संपत्ति की क्षमता के बराबर को पुनर्स्थापन व्यय माना जाएगा। इस उदाहरण में 20 लाख रुपए की लागत से जो पुनर्स्थापन किया गया है वह 1/1/4 गुणा क्षमता के लिए है। इसमें से 1/4 के बराबर रुपये 4 लाख जो कि 20 लाख इंटू 4/5 इंटू 1/4 करें तो जो 4 लाख है वो हमेशा ही पूंजीगत व्यय माना जाएगा। शेष रुपये 16 लाख पुनर्स्थापन व्यय होगा और इसमें से पुरानी संपत्ति की वर्तमान लागत अर्थात 15 लाख आयगत व्यय, तो शेष रुपये 1 लाख भी पूंजीगत व्यय माना जाएगा। अब किसी भी स्थायी संपत्ति के निर्माण में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं, जिनमें पहला होता है सामग्री की लागत, दूसरा तत्व होता है श्रम की लागत और तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होते हैं ऊपरी व्यय। यदि संपत्ति के निर्माण संबंधी लागत में इन तीनों तत्वों या इनमें से किन्हीं 2 तत्वों का अनुपात दिया हुआ हो तो कुल लागत को अलग अलग तत्वों में विभाजित कर लिया जाएगा। पुनः इस अलग अलग तत्वों यथा सामग्री लागत, श्रम लागत व ऊपरी व्ययों के मूल्य सूचकांकों को में से अलग अलग परिवर्तन दिए हुए हैं तो इन परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग तत्वों का वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा तथा उनका योग पुनर्स्थापित संपत्ति का वर्तमान मूल्य होगा। अब हम बात करते हैं स्थायी संपत्ति के पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों को दर्ज करने के लिए क्या जर्नल प्रविष्टियां होंगी, क्या लेखा प्रविष्टियां होंगी। तो पहली प्रविष्टि होगी संपत्ति के पुनर्स्थापन किए जाने पर और इसमें रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, वर्क्स और असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब रिप्लेसमेंट अकाउंट में जो राशि दिखाएंगे वो आयगत व्यय की जो राशि होगी उसको दिखाएंगे। वर्क्स और असेट्स अकाउंट में पूंजीगत व्यय की जो राशि होगी उसको दिखा देंगे और टू बैंक अकाउंट में पुनर्स्थापन पर व्यय की गई कुल नगद राशि से इसको दिखा देंगे बैंक अकाउंट। दूसरी जो प्रविष्टि करेंगे वो होगी पुरानी संपत्ति की सामग्री को नई संपत्ति के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने पर। तो इसके लिए करेंगे एंट्री वर्क्स और असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट और इसमें प्रयुक्त सामग्री की जो राशि होगी वो राशि इसमें दिखा देंगे। और तीसरी जो प्रविष्टि करेंगे वो पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नगद बेचने पर, पुरानी संपत्ति है वो उसकी कोई सामग्री या उसके किसी पार्ट को बेचा जाता है नगद में, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट और राशि लिख देंगे विक्रय मूल्य से दोनों साइड में, जितने विक्रय मूल्य होगा जितनी विक्रय से राशि प्राप्त होगी। और चौथी एंट्री होगी पुनर्स्थापन खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर, तो इसको रेवेन्यू खाते में ट्रांसफर कर देंगे, तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट और जितनी राशि से इसे स्थानांतरित करेंगे शेष को, जितना शेष बचेगा उस राशि को यहाँ दिखा देंगे और इसे रेवेन्यू खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो इस प्रकार द्विखाता पद्धति के अंतर्गत संपत्ति के पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों को हमने देखा और संपत्ति के पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों को दर्ज करने के लिए क्या जर्नल प्रविष्टियाँ होंगी वो हमने आज इसमें देखा। धन्यवाद सभी का।